हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पर मिनट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। देखिए, ईरान से एक न्यूज आया। यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर ने अपने एक सैंडल पर पब्लिश किया, ईरान ए वीक अवे फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट, यानी ईरान बहुत करीब है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के। आप देख सकते हो ईरान वॉच, ये एक वेबसाइट है जहां पर ईरान का मिलिट्री और वेपन प्रोग्राम का बहुत सारे अपडेट मिलता है। ठीक है, वहां पर अप्रैल 9, 2024 पर एक अपडेट आते हैं। देखो, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज रीच्ड the point at which within 3 weeks Iran might be able to enrich enough uranium for 5 weapons weapon। मतलब आप क्लियरली एक बात समझ सकते हो कि ये जो न्यूज है, ये न्यूज बहुत ज्यादा सरप्राइज न्यूज नहीं है। अप्रैल 9, 2024 और उससे भी बहुत पहले से इसका बात आ रहा था और अप्रैल 9 पर इसका कॉन्फर्मेशन भी मिला था। सो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। मगर इन दिस एरा, इन दिस टाइम जहां पर इसराइल के साथ ईरान का एक इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने री-अटैक किया, फिर से इसराइल ने अटैक किया, ये ऐसा कंडीशंस पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जियोपॉलिटिकली एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. अब देखिए, क्वेश्चन ये है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन जाते हैं, देन मिड एशिया का जियोपॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, ईरान का 2 टेररिस्ट पॉपेट्स है, हम सब जानते हैं, लेबनान पर हिजबुल्लाह, येमेन पर हुती रिबल्स। अगर इन सारी पॉपेट्स का लीडर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो मिड एशिया पर टेररिस्ट इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा क्या बढ़ेगा या नहीं। ठीक है, एंड देन यूएस और इसराइल का क्या पोजीशन होगा और ईरान का सपोर्टर की तौर पे चाइना और रशिया का क्या गेम पॉइंट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर ईरान न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन जाता है, देन मिड एशिया का जियोपॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आएगा। देखो, एक बात क्लियर है, ईरान का न्यूक्लियर पावर मिड एशिया पर यूएस मिलिट्री बेस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। ठीक है, देखो, अप्रैल 2022 पर एक न्यूज आते हैं, 5 रॉकेट्स फायर्ड ऑन यूएस मिलिट्री बेस इन सीरिया। ठीक है, सीरिया पर यूएस मिलिट्री बेस के ऊपर 5 रॉकेट्स फायर कर दिया जाता है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो 2014 से यूएसए मिड और वेस्ट एशिया पर अपनी पकड़ बना के रखा है। ठीक है, यूएसए यहाँ पर आया था एक एम्बिशंस पर। ठीक है, यूएसए ने बोला था सबको, जो मैं यहाँ पर आईएसआईएस टेररिस्ट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। ठीक है, आईएसआईएस टेररिस्ट ग्रुप उस टाइम पे इराक, सीरिया इस जगह का बहुत बड़ी ताकतवर सोर्स था। ठीक है, आईएसआईएस टेररिस्ट ग्रुप का, और तब यूएसए ने यहाँ पर आईएसआईएस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। ठीक है, इस टेररिस्ट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। मगर फ्यूचर में यूएसए ने क्या किया, जो सीरिया और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज का पॉलिटिकल फाइट पर एंटर कर गया। देखो, आज की टाइम पे सीरिया का जो गवर्नमेंट है बासिर अल असद का, ठीक है, ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ईरान अलायंस गवर्नमेंट है। मतलब ईरान के साथ इन लोगों का रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। मगर फिर भी यूएसए ने क्या किया, इस जगह में अपनी पकड़ बना के रखा और बासिर अल असद का ऑपोजिशन पर अपने एक ताकतवर मिलिट्री पावर को खड़े करके रखा। ठीक है, इसीलिए देखो, सीरिया का जो छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप है वो ईरान का इन्फ्लुएंस पर यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है। और बहुत दिन पहले की बात है जब सीरिया पर कुछ नॉर्मल पीपल भी यूएस से आउट कैंपेनिंग किया था। मतलब देखो, जो पहले एक नॉर्मल आउट कैंपेनिंग कर रहा था वो आज की टाइम पे रॉकेट फायर कर रहा है। मतलब जब जब ईरान का मिलिट्री ताकत बढ़ते जा रहा है तब ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहा है। और देखिए, अनदर डायरेक्शन पर इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी मैटर बनेगा, क्योंकि इस जगह पर, इस रीजन पर इसराइली वन एंड ओनली न्यूक्लियर पावर था। इसराइल शायद ये कभी नहीं चाहेगा ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, अदरवाइज इसराइल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब देखो, मिड एशिया पर एज यूजुअल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर एक दूसरे का ऑपोजिशन पर खड़े हो जाएगा। एक है इसराइल और दूसरा है ईरान, और इसराइल की सपोर्ट पर वेस्टर्न पावर एंड यूएसए एंड ईरान की सपोर्ट पर रशिया एंड चाइना। मतलब देखो, मिड से वेस्ट एशिया तक जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्या मिड एशिया में टेररिज्म बढ़ेगा? इसका सीधा आंसर है यस, बढ़ेगा। क्योंकि देखो, ईरान न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री होने के साथ साथ हिजबुल्लाह और हुती रिबल्स का पावर और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, देखो, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो येमेन का एकदम आसपास वाले एरिया है, यहाँ पर हुती रिबल्स का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन पर टेररिज्म का प्रॉब्लम और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। देखो, साथ में गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ, अरबियन सी, यहाँ पर ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और यूएस नेवी का इन्फ्लुएंस डाउन होगा। अब देखो, ईरान यहाँ पर ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। गाजा से इसराइल पर अटैक
ईरान का इन्फ्लुएंस में ही हुआ था। ठीक है, अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस कह सकते हो, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हो, मगर इस एरिया पर टेररिज्म पर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसराइल और यूएस बेस पर अटैकिंग प्रोबेबिलिटी इस जगह में बढ़ जाएगा। देखो, ईरान डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, मगर ईरान का जो 2 पॉपेट्स है इससे ईरान जरूर अटैक करेगा। और साथ में छोटी छोटी मिलिट्री ट्रूप से, मैंने कहा था सीरिया पर कुछ ही दिन पहले 5 रॉकेट से अटैक हुआ था यूएस मिलिट्री बेस पर। दैट्स मीन्स ईरान यहाँ पर जितने भी सारे इस्लामिक ग्रुप है जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और यूएस एंड इसराइल को अपोजिशंस पर यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर बनने की बात एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो ईरान तो कह रहा है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सिर्फ पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, हमारे अंदर तो कोई डिस्ट्रक्शन मेंटेलिटी है ही नहीं। मगर देखो वर्ल्ड वाइड ये बात तो सबको ही करते हैं। ठीक है, मगर असलियत क्या है इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। पूरा मिड एशिया से वेस्ट एशिया तक टेररिज्म, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल पीस और ट्रेड हर जगह में चोट पहुंचेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, सऊदी अरब, यूएई, इन सारी कंट्रीज के साथ ईरान का इस्लामिक सुप्रीमेसी का सेंटर पोजीशंस को लेके बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है। सो ईरान अपना सुप्रीमेसी को ग्रो करने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड पर इन सारी कंट्रीज के ऊपर यमन से टेररिस्ट प्रेशर डालने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, देन एक तरफ यूएस इसराइल और दूसरी तरफ रसिया चाइना का क्या जियोपॉलिटिकल रोल होगा। देखो, पहले चाइना और रसिया कभी भी इस रीजन पर यूएसए का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को पसंद नहीं करते, तो ये दोनों तो ईरान को सपोर्ट करेगा ही करेगा अपना जियोपॉलिटिकल गढ़ को पकड़ को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि चाइना रसिया चाहता है इस जगह पर जहां पर यूएसए है यहाँ से यूएसए हट जाए और इस जगह पर इन दोनों कंट्री का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े। दोनों ही ये चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो चाइना ना यहाँ पर डायरेक्टली बहुत एग्रेसिवली हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि देखो चाइना ईरान पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अगर ईरान यहाँ पर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से वार पर उलझा जाए, मतलब इसराइल और ईरान के बीच पर इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके वार स्टार्ट हो जाए, तो जो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के ऊपर उस पर बहुत हद तक चोट पहुंचेगा और ये चाइना कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए चाइना खुश तो होगा, देखो भाई आपका कोई फ्रेंड कंट्री है जिसका पावर बढ़ रहा है, वो कुछ अच्छे कर रहा है, दैट्स ओके, चाइना विल हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इस पर अमेरिका का बहुत सारी प्रॉब्लम होगा इस जगह में। मगर चाइना ये भी नहीं चाहेगा जो यहाँ पर ईरान को डायरेक्ट वार पर उलझा जाए, क्योंकि इसमें चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के ऊपर उस पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब देखो यूएस और इसराइल का जियोपॉलिटिकल रोल क्या होगा। देखो पहले बात, यूएस का ना कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर पॉलिटिकल कंडीशंस यूएस का क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो रिसेंटली जब ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, उस टाइम पे इसराइल को डिफेंस करने में तो यूएस हेल्प किया, मगर उसकी बात जब पूरी दुनिया पर ये बात हो रहा था जो शायद इसराइल इसका बैकफायर करेगा, री अटैक करेगा, तब यूएस पर जो बाइडेन ने क्लियरली बोल दिया भाई देखो मैं इसराइल को किसी भी तरीके से री अटैक करने में सपोर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि देखो जो बाइडेन को पता था यूएसए पर इलेक्शन है बहुत सामने, और अगर कोई बड़े वार की शुरुआत हो जाए तो इलेक्शन के मुद्दे पर, ट्रेड पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। पुतिन इस वार पर इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके लिए बहुत बड़ी वार का रास्ता खुल जा सकता है, और साथ में जो मिड एशिया पर पीस है उसके ऊपर बहुत हद तक प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो बाइडेन ने अपना एक पॉलिटिकल इमेज अच्छे बनाया, उसने दिखाया तो देखो भाई मैंने इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल को डिफेंस करने में सपोर्ट किया, मगर मैंने वार मॉमरिंग नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से उसने आपको डिफेंस कर लिया, अपने पॉलिटिकल करियर को, अपनी पॉलिटिकल इमेज को बहुत हद तक क्लीन करने का कोशिश किया। तो बात क्लियर है, यूएसए अपने फायदा देखेगा पहले। दूसरी बात, यूएसए ऐसा भी नहीं है जो इसराइल का पूरी की पूरी हाथी छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएसए चाहता है इस जगह पर अपना पकड़ बना के रखना, अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशंस को और भी ज्यादा ताकतवर करना, और उसके लिए सबसे बड़ा गढ़ है इसराइल। और इसीलिए यूएसए इसराइल को सपोर्ट करेगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। जियोपॉलिटिकल पावर के लिए यूएसए इसराइल को सपोर्ट करेगा और वेस्टर्न पावर यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली कह सकते हो, मिलिट्री डायरेक्शंस पर भी कह सकते हो, वेस्टर्न पावर यहाँ पर इसराइल को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं, इसराइल यहाँ पर बहुत बड़ी रोल निभाएगा, क्योंकि देखो इसराइल नहीं चाहते हैं जो ईरान एक टाइप का पावरफुल न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन जाए, तो इसराइल यहाँ पर ईरान के ऊपर पलटवार करने का कोशिश तो करेगा, मगर वो कंडीशंस देखना पड़ेगा क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ते जाए, और जिस तरीके से इस टाइम पर हमने देखा है इसराइल ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने अटैक किया, फिर से इसराइल ने अटैक किया, जिस टाइप का कंडीशंस हमने देखा था, अगर ये कंडीशंस दोबारा होते हैं तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी फाइट हो सकते हैं, वेस्टर्न एशिया का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है,
अब जियोपॉलिटिकल कंडीशंस फ्यूचर में क्या होगा, इसके ऊपर पूरा मैटर डिपेंड करेगा।